हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी आंसर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि 29 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, संबंध एवं फलन। यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग को संबंध एवं फलन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन उठाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। कहाँ से उठाएगा, क्या क्या उठाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता, एकैकी, अच्छादक, इतना ही के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है और तुल्यता किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक के लिए संबंध एवं फलन का मतलब होता है कि जो फंक्शन हमारा दिया है उस फंक्शन के बेस पे एक रिलेशन दिया होता है। फंक्शन हमारा एक समुच्चय होता है। जैसे एक समुच्चय हमारे पास ए है जिसके पास 1 2 3 इस तरह से अवयव हैं, और इस समुच्चय के बेस पर एक यहाँ पर हमारा रिलेशन बना होता है जिसे हम संबंध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1 बना है, 2 2 बना है, 3 3 बना है, 1 2 बना है, 2 1 बना है, 2 3 बना है, 3 2 बना है। इस तरह से हमारे संबंध बने हुए हैं और हमें जांच करना है कि ये समुच्चय, एक हमने एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिया है, हमें जांच करना है कि ये हमारा स्वतुल्य है, ये संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हम कैसे जांच करते हैं इसके बारे में पहले ध्यान से देखिए। स्वतुल्य की जांच करने के लिए ये जो समुच्चय हमारा दिया होता है, इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को अपने स्वयं के साथ संबंध बनाते हुए इसमें नज़र आना चाहिए। जैसे समुच्चय ए का हमारा पहला अवयव है 1, पहला अवयव क्या है 1, तो ये 1 स्वयं अपने 1 के साथ क्या संबंध यहाँ बना रहा है। ठीक है, 1 कामा 1 आर में बिलोंग कर रहा है। आर ये हमारा है, आर का मतलब ये रिलेशन है, एक हमारा संबंध है। तो 1 1 क्या आर में आपको दिखाई दे रहा है। यदि 1 1 आर में दिखाई दे रहा है तो यहाँ बिलोंग लगाइए। यदि 1 1 हमारा इस आर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको नॉट बिलोंग लगाइए। ठीक है, अगर 1 1 हमारा इसमें दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ बिलोंग लगाएंगे। फिर दूसरा संबंध, दूसरा अवयव हमारा क्या है 2, तो हम देखेंगे क्या ये 2 अपने स्वयं के साथ, 2 के साथ हमारा 2 ही होना चाहिए, 2 के साथ कोई दूसरा हमारा अवयव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे 3 3 बिलोंग आर, 3 3 बिलोंग आर। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 के साथ 3 ही होना चाहिए। तो ये 3 3 हमारा आर में है, देखिए है, 2 2 भी आर में है। यदि ये प्रत्येक अवयव जो दिख रहे हैं ये आर के अंदर दिखाई दे रहे हैं अपना संबंध स्वयं के साथ बनाते हुए, तो हम कहेंगे संबंध आर, संबंध आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य है। अगर जो ये हमारे अवयव स्वयं के साथ संबंध बनाते हुए यहाँ नज़र नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे तुल्यता स्वतुल्य नहीं है। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी इस तरह से है, इसके अवयव हैं समुच्चय ए के, और यहाँ पर जो रिलेशन है वह है ए कामा बी, बी कामा सी और सी कामा ए, इस तरह से है। अब हम ये समुच्चय एक के अवयव ए को देखेंगे, स्वतुल्य के लिए बता रहे हैं। समुच्चय ए को देखेंगे, समुच्चय ए के अवयव का पहला नाम क्या है ए। अब इस ए को देखेंगे क्या आपने ए के साथ इसमें संबंध बनाया है आर में, तो ए के साथ देखिए आर में संबंध नहीं बना रहा है।
जब नहीं बना रहा है तो हम इसको बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। एक बात और ध्यान से देखना है आपको, ये जितने अवयव हैं सभी के सभी अवयव अपने अपने साथ में संबंध बनाते हुए नजर आना चाहिए। 1 1 के साथ संबंध इसमें बना रहा है, बिल्कुल। 2 जो है क्या 2 के साथ स्वयं इसमें संबंध बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। 3 जो है क्या 3 के साथ संबंध बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो ये स्वतुल्य है। अगर जो कोई भी अवयव, मान लीजिए ये अवयव हमारा नहीं होता, ये नहीं होता, ये संबंध यहाँ पर नहीं दिया होता, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या ये मेरा स्वतुल्य है। तो 1 1 के साथ तो संबंध बना रहा है। ये अवयव जो 2 दिखता है, 2 भी 2 के साथ संबंध यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये जो अवयव 3 है, क्या 3 के साथ इसमें संबंध बनाते हुए नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसको हम नॉट बिलोंग लगा देते, और नॉट बिलोंग का मतलब हो जाता कि संबंध आर हमारा स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसमें संबंध बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो समुच्चय ए के अवयव दिख रहे हैं, ये समुच्चय आर के अंदर, जो आर हमारा एक समुच्चय है, इसके अंदर संबंध बनाते हुए नजर नहीं आ रहा है। प्रत्येक अवयव नजर आना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होगा। अब इसमें हमने देखा कि एक ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ आप लोग के सामने लिया था, इसमें देखा कि जो अवयव ए है ना, ये ऑलरेडी इसमें संबंध बना ही नहीं रहा है। देखिए ए स्वयं ए के साथ बनाएगा। अगर हम बी की बात करें तो बी किसके साथ बनाएगा? अपने स्वयं बी के साथ। बी बिलोंग बी कामा बी बिलोंग आर। देखेंगे क्या बी भी आर में है? बिल्कुल नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। हम सबको जांच नहीं करेंगे, यदि एक ही हमारा नॉट बिलोंग मिल गया तो हम बी की जांच करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तुरंत लिख देंगे संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आप लोग को स्वतुल्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सममित को देखेंगे, सममित को देखेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 कामा 3, 3 कामा 2, बस इतना को रहने दीजिए। अब देखिए सममित, सममित की जांच हम कैसे करते हैं कि दिया हुआ संबंध हमारा सममित संबंध है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए तो हम समुच्चय के अवयवों को देखते हैं कि क्या ये स्वयं अपने आप के साथ इसमें संबंध बनाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्वतुल्य में ऐसा होता है, लेकिन सममित में हम इन अवयवों से कोई मतलब नहीं है। सममित में ऑलरेडी हमारा इस रिलेशन जो बना है इससे मतलब है। देखिए सममित के लिए पहले हम फार्मूला लिख दें। यदि ए कामा बी आर के अंदर दिख रहा है तो बी कामा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग आर होना चाहिए। यदि ए कामा बी हमारा आर में है तो बी कामा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। इस बेस पर अगर मैं 1 1 को देखूं, 1 कामा 1 बिलोंग आर, फॉर एवरी 1 हमारा किससे बिलोंग करता है? समुच्चय ए से। 1 कामा 1 पहला संबंध मेरा यही ना है, 1 कामा 1। तो 1 कामा 1 हमारा आर से संबंध रख रहा है, और ये 1 हम अवयव कहाँ से लिए हैं? समुच्चय ए से लिए हैं। ये लिखा जाता है फॉर एवरी में। आगे अब इसको हम बदलेंगे, ये अवयव 1 यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से, जैसे ए बी यहाँ था तो देखिए हमारा बी आगे आ गया, ए पीछे चला गया। ए बी था तो ये बी ए बन जा रहा है। तो इसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो ये 1 मेरा आगे आएगा और पीछे जाएगा, तभी ये 1 कामा 1 बिलोंग आर होगा। आगे फॉर एवरी 1 बिलोंग ए। देखो इसको हमने बदल दिया, तब भी ये ऑलरेडी क्या है? 1 कामा 1 भी तो मेरा आर में दिख रहा है। अब 2 को देखिए, 2 कामा 2 बिलोंग आर, फॉर एवरी 2 हमारा कहाँ से लिया जा रहा है? समुच्चय ए से लिया जा रहा है। 2 कामा 2 बिलोंग आर हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 कामा 2 ऑलरेडी हमारा इसमें दिख रहा है। अब इसको हम चेंज करेंगे तभी तो ये 2 कामा 2 होगा। 2 कामा 2 बिलोंग आर, फॉर एवरी 2 बिलोंग कहाँ से है? ए। अभी तक ये सममित का पालन कर रहा है। अब हम देखते हैं अगला अवयव हमारा क्या है? 2 कामा 3, 2 कामा 3 बिलोंग आर, फॉर एवरी
2,3 कहाँ से लिया गया है? समुच्चय ए से लिया गया है। अब देखिएगा 2,3 हमारा समुच्चय आर में है, देख लीजिए 2,3 समुच्चय आर में। अब इसको उल्टा करेंगे तो 3,2 बनेगा बिलोंग आर, फॉर एवरी 2,3 या 3,2 कुछ भी लिख सकते हैं, 3,2 बिलोंग ए। अब हम देखेंगे 3,2 क्या इसके अंदर है, तो देखिए 3,2 भी इस संबंध आर के अंदर दिख रहा है, इसलिए संबंध आर हमारा क्या है? इसलिए संबंध आर सममित है, सममित है। ठीक है। दूसरी बात, अगर जो मान लीजिए ये अवयव हमारा नहीं होता, इसमें केवल ये 2,3 ही तक का संबंध इस समुच्चय में बना के दिया होता, तो हम लिखते हैं कि 2,3 तो आर के अंदर है, लेकिन 3,2 हम आर के अंदर बताइए देखने को मिलता? नहीं मिलता। तो जब 3,2 आर के अंदर नहीं मिलता तो लिखते हैं संबंध आर सममित नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक और ले लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर सममित के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक संबंध बनाया है 2,5, 5,7 और 5,2। देखिए यहाँ सममित के लिए हम क्या लिखेंगे? सममित के लिए पहले लिखेंगे 2,5 बिलोंग आर। क्या 2,5 आर के अंदर है ना? बिल्कुल है, हम पहला अवयव को उठा लिए हैं। फॉर एवरी 2,5 कहाँ से लिया जाएगा? समुच्चय ए से। हाँ, आपको ऊपर एक समुच्चय दे देगा, यहाँ एक समुच्चय दे देगा। मान लीजिए मैंने समुच्चय ए लिख लिया जिसके अवयव हैं 2, 5, 7। ठीक है, 2, 5, 7। अब 2,5 यदि आर में है तो 5,2 को भी आर में होना पड़ेगा, तभी जा कर के ये हमारा सममित होगा। अगर ये 5,2 आर में नहीं है तो सममित नहीं माना जाएगा। तो 5,2 इसमें देखेंगे ऑलरेडी दिख रहा है। फॉर एवरी 5,2 कहाँ से लिया गया है? ए से। चलिए अब इसके बाद दूसरा जो अवयव है उसका नाम है 5,7। 5,7 बिलोंग आर। फॉर एवरी 5,7 बिलोंग ए। 5,7 आर में है, बिल्कुल है ना 5,7। अब इसको उल्टा करके देखेंगे 7,5 बिलोंग आर है। फॉर एवरी लगा दीजिए और यहाँ लिखिए 7,5 बिलोंग ए। क्या 7,5 आर में है? खोजिए। तो हमको कहीं 7,5 नहीं नजर आ रहा है, तो इस बिलोंग के चिन्ह को हम काट देंगे, लिखेंगे नॉट बिलोंग। अब देखिए यदि 5,7 आर में है तो 7,5 को भी आर में होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। यहाँ इस 2 स्टेप तक तो ये सममित चला है, लेकिन इसके बाद जब हम अगला अवयव की जांच कर रहे हैं तो ये सममित नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम सममित की भी जांच करते हैं। इसके बाद संक्रामक संबंध जो होता है उसको देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए अभी जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया था इसमें एक स्टेप तो ऑलरेडी ये फॉलो किया है सममित का, लेकिन दूसरा स्टेप ये सममित का फॉलो नहीं किया है ना। जैसे दूसरा स्टेप में जैसे 5,7 हमारा आर में था लेकिन 7,5 आर में नहीं था, तो जब एक स्टेप ये फॉलो किया सममित का तो ये सममित माना जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो फॉलो कर रहा है सममित का ना। सममित में ऐसा नहीं होता कि सब के सब फॉलो करें, केवल स्वतुल्य में होता है कि सब के सब हमारे फॉलो करना चाहिए। हर एक अवयव समुच्चय ए का रहना चाहिए आर में। लेकिन सममित में यदि कोई संबंध हमारा एक दूसरे का उल्टा मिल जा रहा है, यदि मान लीजिए हमारा 2,1 आर में है और 1,2 भी आर में मिल गया तो हमारा सममित माना जाएगा। ये संबंध आर मेरा सममित था, ठीक है ना। अगर हमने लिख दिया होगा गलती से कि सममित नहीं है तो वो गलत है, सममित है होगा। चलिए आगे देखते हैं। संक्रामक। संक्रामक में ए के पास मान लीजिए है ए बी सी, ये 3 अवयव हैं और इससे आर एक संबंध बना है a, b।
बी कामा सी, सी कामा ए कामा सी। ठीक इस तरह से संबंध बना हुआ है। तो संक्रामक में भी हमें समुच्चय से नहीं मतलब होता है, हम संबंध आर से लेके चलते हैं। तो जब संक्रामक की जांच करेंगे तो लिखेंगे ए कामा बी। संक्रामक के लिए फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे मैं संक्रामक के लिए पहले फार्मूला आपको दिखा दूं। संक्रामक यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, तो ए कामा सी को बिलोंग करना पड़ेगा आर से। यदि ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तो ये बी हमारा मिल रहा है, इनको हम छोड़ेंगे। लास्ट वाला यहाँ देखो, ए कामा बी जिस अक्षर पे ख़त्म होता है उसी अक्षर पे अगला हमारा शुरू होना चाहिए। ये दोनों ऑलरेडी होना चाहिए, संक्रामक के लिए ये दोनों ऑलरेडी होना चाहिए, और इन दोनों के द्वारा ये बनना चाहिए। जिस पर ख़त्म होता है उसी अक्षर से अगला हमारा शुरू होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 1 कामा 2 बिलोंग आर लिखा, तो अगला समुच्चय हमारा 2 से ही शुरू होना चाहिए, बाकी आगे का कोई भी अक्षर हो सकता है। जैसे 2 कामा मैंने 4 लिख दिया बिलोंग आर, तो ऑलरेडी ये दोनों स्टेप तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा हमारा क्या संबंध होना चाहिए। देखो ए और सी शुरू के और लास्ट के अवयव लिए गए हैं, तो यहाँ शुरू के और लास्ट के अवयव लेंगे, तो 1 कामा 4 हमारा बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी जा करके ये हमारा संक्रामक होगा। अगर 1 कामा 4 हमारा आर के अंदर नहीं है तो ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऑलरेडी हमारा रहेगा ही रहेगा, और इनसे हमारा ए कामा सी बिलोंग यदि आर बन जाता है तो वो संक्रामक होगा। तो मैं संक्रामक के लिए अब यहाँ पर देख ले रहा हूँ, इस समुच्चय के द्वारा देख लेता हूँ। आर में हमारा पहला अवयव क्या है, ए कामा बी है, बिलोंग कर रहा है आर से, तथा ए कामा बी हमारा आर में है। अब ये बी पे ख़त्म हुआ है तो हम बी कामा कोई दूसरा लिखेंगे, तो बी कामा देखो सी है, बी कामा सी बिलोंग करता है आर से। अब इस कंडीशन से हमें क्या बनना चाहिए बताओ, ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तो ए और सी बी जो मिला इसको छोड़ो, ए कामा सी हमारा आर में होना चाहिए। ए कामा सी बिलोंग आर, खोजो है कि नहीं है। अगर ए कामा सी हमारा आर में दिख रहा है, ए कामा सी आर में दिख रहा है, तो संबंध आर हमारा संक्रामक है। यदि नहीं दिख रहा है तो ये संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ए कामा सी देखिए आर में है, इसलिए क्या है, संक्रामक है। तुल्यता क्या होता है, जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, वो तुल्यता कहलाएगा। तुल्यता में जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक, जो तीनों के तीनों होगा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होना चाहिए, वही तुल्यता होगा। यदि तीनों में से कोई एक भी नहीं है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हो रहा है, जैसे वाली स्वतुल्य नहीं हो रहा है, सममित संक्रामक हो रहा है, तो तुल्यता नहीं होगा। या स्वतुल्य हो रहा है, सममित नहीं हो रहा है, संक्रामक भी हो रहा है, तो भी ये तुल्यता नहीं होगा। तीनों के तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। इन तीनों में से कोई यदि एक भी नहीं है, मान लीजिए कोई एक नहीं है, बाकी दो हैं, या दो नहीं है, एक है, या तीनों नहीं है, उस कंडीशन में हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक आप लोग को समझा दिए हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिया गया है, पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समुच्चय ए क्या है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी कॉलेज के पुस्तकालय कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ठीक है,
कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है। यानी कि कॉलेज में जितने भी पुस्तक हमारे लगते हैं वो हर एक प्रकार के पुस्तक इस समुच्चय ए के अंदर रखे गए हैं, चाहे जो भी पुस्तक कॉलेज में लगाए गए हों। ठीक है। और जो संबंध आर बनाया है वो संबंध आर कैसा बनाया है? एक्स कामा वाई संबंध एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान का मतलब बराबर है। ठीक है। पेज क्या है? दोनों में बराबर है। एक्स तथा वाई में पेज क्या है? बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करके दिखाना है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध। हमको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। कैसे दिखाएंगे? पहले हम हल में जांच करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है। जब ये स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, तीनों रहेगा, तभी तो ये तुल्यता संबंध होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये सिद्ध करने वाला है तो ऑलरेडी ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो स्वतुल्य आप यहाँ पर लिख लीजिए और चलिए देखते हैं। चूंकि एक्स कामा वाई बिलोंग आर, स्वतुल्य के लिए हम एक्स कामा एक्स बिलोंग क्या लिखेंगे? आर, क्योंकि एक्स का एक्स के साथ ही संबंध होना चाहिए। एक्स कामा एक्स बिलोंग आर यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक्स और एक्स में पेजों की संख्या बराबर है। पेजों की संख्या बराबर है या समान है, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक्स तो दिख रहा है ना यहाँ पर, लेकिन वाई की जगह मैंने एक्स लिखा। हमने कहा था कि ये अक्षर अपने साथ ही संबंध बनाएगा। तो हम देखेंगे कि वाई के स्थान पर मैं एक्स को रख सकता हूँ। नियम से रखना होगा। ये आगे जो संबंध दिया इस संबंध के आधार पर रखना होगा। तो ये जो वाई दिख रहा है, इस वाई के स्थान पर मैं एक्स को रख सकता हूँ। तो मैंने एक्स को रखा और रख भी सकता हूँ, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के पेज क्या है? समान है। तो जितने पेज वाई में है उतने पेज एक्स में है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो वाई की जगह मैं एक्स को तो रख ही सकता हूँ। ऑलरेडी ये संबंध बना रहा है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोग एक्स का मैं एक्स इसमें मत खोजिए कि एक्स का मैं एक्स कहाँ आर में दिखाई दे रहा है। हम बताए हैं कि जो एक्स अवयव है उसके साथ ही एक्स होना चाहिए। अब एक्स मैं ऑलरेडी जो डाल रहा हूँ इसके बेस पे डाल रहा हूँ, वाई के स्थान पर मैं एक्स को रख दे रहा हूँ। क्यों रख दे रहा हूँ? क्योंकि एक्स और वाई में दोनों में बराबर पेज है, तो वाई की जगह एक्स तो जा सकता है, इसीलिए एक्स हमारा आ गया है। ठीक है। अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई का वाई भी हो जाएगा। तो जब हमारा स्वतुल्य ऑलरेडी मिल गया, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, और वाई का भी जांच कर सकते थे ओके पर से, तब आप यहाँ लिख सकते थे कि आर, यहाँ पे चलिए इसको मिटा देते हैं, वाई का भी देख लीजिए। चाहे तो वाई का भी लिखिए, नहीं चाहते तो मत लिखिए, यहाँ लिख लीजिए तथा। अब हमने एक संबंध वाई को लिया, तो वाई की जगह वाई बिलोंग आर लिखेंगे, क्योंकि वाई और वाई में पेजों की संख्या समान है। ऐसे आप लिख लेंगे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, हमने एक्स का लिख दिया है, वाई का आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिख लीजिए। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है। जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतुल्य है ये, क्योंकि हमें तुल्यता ऑलरेडी सिद्ध करना है। अब सममित के लिए चलिए। सममित में देखिए, चूंकि एक्स कामा वाई बिलोंग आर, एक्स कामा वाई बिलोंग आर का मतलब क्या हो गया? एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। ऐसा है कि नहीं है? एक्स कामा वाई बिलोंग आर, एक्स और वाई आर से बिलोंग करते हैं। कब करते हैं? जब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। अब इसको बदल देते हैं हम, तथा अब वाई को आगे कर लीजिए और एक्स को पीछे ले जाइए, तो वाई कामा एक्स बिलोंग क्या लिखेंगे? आर। इसका मतलब क्या हुआ?
कि y और x में पेजों की संख्या बराबर है कि नहीं है? x और y में पेजों की संख्या बराबर है, तो क्या y और x में पेजों की संख्या नहीं बराबर है? बराबर है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं ना y और x में पेजों की संख्या बराबर है। ऐसा यदि नहीं बोल सकते हैं तो ये हमारा नॉट बिलोंग हो जाएगा, और ऐसा हम बोल सकते हैं तो ये बिलोंग रहेगा। ठीक है, तो ये बताओ x और y में बराबर पेज हैं, अब उसको मैंने बदल के बोला y और x में बराबर पेज है, तो गलत कहाँ हो रही है? तो ऑलरेडी हमारा y और x में बराबर पेज है, इसलिए y का x भी r से मिलान करेगा। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए संबंध R सममित है, संबंध R सममित है, सममित है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग संक्रामक के लिए देखेंगे। यहाँ संक्रामक, अब देखिए स्वतुल्य सममित तो हमारा एक्स वाई से काम चल गया, लेकिन संक्रामक में हमारा एक्स वाई से काम नहीं चलेगा। तो हम संक्रामक में तीन अवयव कम से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग ए है। माना समुच्चय ए में एक्स वाई जेड किताबें हैं या पुस्तकें हैं। हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड क्या है, ए में ये बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई, ये जो एक्स वाई था ना, इस समुच्चय ए का पुस्तक है जिसका नाम है एक्स और दूसरे का नाम क्या है वाई। अब हमने एक्स वाई जेड यानी 3 पुस्तक ले लिया, एक्स वाई जेड उस कॉलेज के पुस्तक है। ठीक है, तो माना एक्स वाई जेड बिलोंग ए। अब यहाँ देखिए एक्स कामा वाई लिखेंगे, चूंकि एक्स कामा वाई बिलोंग आर। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है? पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर है, तो एक्स कामा वाई बिलोंग आर लिखा गया। वाई कामा जेड बिलोंग आर, इसका मतलब हुआ कि वाई और जेड में पेजों की संख्या बराबर है ना। ये दोनों तो आपका बन गया, वाई पे खत्म हुआ तो ये वाई से ही शुरू होगा। अब इसलिए हम देखेंगे क्या वाई कामा जेड बन रहा है, एक्स कामा जेड बन रहा है, एक्स कामा जेड बिलोंग आर। एक्स और जेड में पेजों की संख्या बराबर है। ऐसा हो तो ये लिखा सकता है, ऐसा ना हो तो ये नहीं लिखा सकता है। ठीक है, बिलोंग का चिन्ह है। अब जरा सा देखिए, एक्स और वाई में जितने, एक्स में जितने पेज हैं उतना ही वाई में है, वाई में जितने पेज हैं उतना ही जेड में है। तो एक्स और जेड में बराबर पेज नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। एक्स और वाई आपस में बराबर है, वाई और जेड भी आपस में बराबर है, तो वाई तो एक्स के भी बराबर है, वाई जेड के भी बराबर है। यदि वाई के पास 10 पेज है तो एक्स के पास भी 10 पेज होगा, वाई के पास 10 पेज है तो जेड के पास भी 10 पेज होगा। तो क्या एक्स और जेड में पेज बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो एक्स और जेड में पेजों की संख्या बराबर है, ऐसा आप लिख सकते हैं, इसीलिए हमने बिलोंग लगाया है। अगर ऐसा नहीं लिखा सकता था तो यहाँ नॉट बिलोंग लगाया जाता। ठीक है, आर क्या है? संबंध आर क्या है बताइए? संबंध आर संक्रामक है, संबंध आर संक्रामक है। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रूव डेट वहां पर हम लिख लेंगे। क्यों ये तुल्यता है? क्योंकि देखिए स्वतुल्य भी हो रहा है, सम्मित भी हो रहा है और संक्रामक भी हो रहा है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं रहता, कोई एक नहीं रहता, या तीनों नहीं रहता, या 2 नहीं रहता, तो ये संक्रामक नहीं होता। लेकिन तीनों के तीनों हो रहे हैं, इसलिए संक्रामक है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? चलिए देखिए, चलिए आप लोग दिखाई तो दे रहा है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो आप लोग को बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आप लोग तैयारी ऐसे ही करिए जिस तरह से हमने बताया है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के बारे में और तुल्यता के बारे में जो हमने समझा दिया है। ठीक है,
अब समय नहीं है कि पूरा अच्छा से आप लोग को समझाया जाए, खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं और सूत्र भी हमने बता दिया, नियम भी बताया, ऐसा नहीं कि नियम नहीं बताए हैं, नियम भी बता दिए हैं। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, इंक डाल लेते हैं तो पढ़ाते हैं, क्योंकि सही चल नहीं रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका देता है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, ये भी सिद्ध करना है, समुच्चय ए बराबर x बिलोंग z, आगे संबंध का चिन्ह है, 0 से बड़ा या बराबर है x और 12 से छोटा या बराबर है x, ठीक है, में दिए गए संबंध R में से एक तुल्यता संबंध है। ये तो समुच्चय A है। अब इसके आधार पर हम समुच्चय A को लिखूंगा, जरा सा ध्यान से देखिए समुच्चय A कैसे लिखाएगा, अन्यथा अभी मैं प्रश्न को उतार लेता हूँ। तो प्रश्न है ना, जो पहला हमें सिद्ध करना है वो ऑलरेडी तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। पहला प्रश्न आपका दे रहा है, दूसरे का वो पहला प्रश्न है, किस तरह का संबंध R दे रहा है। देखिए A कामा B संबंध मॉड में A माइनस B 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। और जो दूसरा सवाल दे रहा है उसमें संबंध R दे रहा है A कामा B और संबंध कैसा है, A बराबर B है, ठीक है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयवों को भी हमें ज्ञात करना है, वो तो हम बाद की बात करेंगे। ये अभी हमने प्रश्न को उतारा है। एक समुच्चय ए आपका ऐसा दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है संबंध R तुल्यता है और संबंध R इस तरह से आपको दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो A बराबर बताइए क्या दिया है। A बराबर दिया है x बिलोंग z, संबंध 0 से बड़ा है या बराबर है x और 12 से छोटा है या बराबर है x, ऐसा दिया है। तो बताइए A का मान क्या होगा। A का मान कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से। यहाँ देखिए A जो है ना, A के अंदर अवयव क्या है, x हैं। A के अंदर अवयव क्या है, x हैं, और वह x कहाँ से लिए गए हैं, z से। x के मान कहाँ से लिए गए हैं, z से। और z को हम क्या कहते हैं बताइए, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक हम कैसा ले सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर लीजिए और 12 से छोटा या 12 के बराबर लीजिए। तो x के जो मान लिया जाएगा, यहाँ पर देखिए बता दिया गया है, संबंध बता दिया गया है कि 0 के बराबर ले सकते हैं और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक लेंगे, क्योंकि 12 से छोटा और 12 के बराबर बोला था। तो ये आपका समुच्चय A हो गया। समझ में आ गया। समुच्चय A के जो अवयव है ना वो x है और x का मान हमको कैसा लेना है, 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 12 से छोटा या 12 के बराबर। तो ये सारे नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पूर्णांक नंबर लेना है। तो ये सब के सब देखिए पूर्णांक ही हैं, पूर्णांक माने पूरा नंबर, ठीक है। अब हमारा जो पहला सवाल है, R बराबर क्या देता है, A कामा B संबंध मॉड में A माइनस B 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये हमारा पहला सवाल है ना। अब हम पहले स्वतुल्य देखेंगे। स्वतुल्य में बताइए A के साथ हम A को ही लिखेंगे, बिलोंग लगाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, इसकी बात आपका मॉड बताएगा। ध्यान से देखिएगा,
ए के साथ हमने यहाँ ए था तो ए लिखाया, और बी है तो बी नहीं लिखाएगा, ए के साथ में ए को ही लिखना है। यानी इस बी के जगह मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो जब इस बी के जगह मैंने ए लिखा है तो इस बी के जगह भी क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा। तो a माइनस ए बराबर क्या आने वाला है, मॉड में a माइनस ए है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, जो कि 4 का गुरज है, जो कि 4 का गुरज है। ध्यान से समझिएगा भाई, स्वतुल्य में यदि a है तो उसके साथ में a होना चाहिए, b है तो उसके साथ में b होना चाहिए, c है तो उसके साथ में c ही होना चाहिए। अब मैंने a को लिया तो उसके साथ में a को ले लिया, यानी इस b के जगह मैंने a का स्थान दिया, तो इस b के जगह मैं किसका स्थान दूंगा, a का स्थान दूंगा। a माइनस बी 4 का गुरज होना चाहिए, तो a माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और 0 हमारा 4 का गुरज है। 4 का टेबल 0 बार पढ़िए, 4 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो r क्या है बताइए, संबंध r क्या है, स्वतुल्य है। यहाँ लिख दीजिए संबंध r स्वतुल्य है। ठीक, अब हम सममित की बात करते हैं। सममित देखिए, a कामा b बिलोंग कर रहा है r से। a कामा b कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से। कब कर रहा है, a माइनस बी 4 का गुरज है, 4 का गुरज है। a माइनस बी 4 का गुरज है, मॉड में a माइनस बी 4 का गुरज है ना। मॉड में a माइनस बी किसका गुरज है, 4 का गुरज है। उस कंडीशन में a कामा बी r के बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम बदल दें तो b कामा a बिलोंग r होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए, b माइनस ए मॉड के अंदर रहेगा, 4 का गुरज है, 4 का गुरज है। b माइनस ए 4 का गुरज है तभी ये हम लिख सकते हैं, अगर b माइनस ए 4 का गुरज नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, b माइनस ए हमारा 4 का गुरज है। कैसे गुरज है अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, रुकिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पर भी इसको लिखिए बाद में। देखिए ये जो a माइनस बी है ना, मॉड के अंदर क्या है, a माइनस बी। अगर ये मॉड से बाहर निकलेगा ना तो a माइनस बी आएगा। इसी तरह से हमने मॉड के अंदर b माइनस ए लिख दिया, मॉड के अंदर क्या लिख दिया, b माइनस ए। अब हम मॉड के अंदर जो b माइनस ए लिखे इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा b माइनस ए, सॉरी a माइनस बी बन जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस क्या बन जाएगा, b मॉड के अंदर। और जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, a माइनस क्या आएगा, b। a माइनस बी इसका भी मान आ रहा है और इसका भी मान क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है। तो बताइए जब मॉड में a माइनस बी 4 का गुरज है तो b माइनस ए भी तो 4 का गुरज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए, मॉड में a माइनस बी बराबर आएगा a माइनस बी, जो कि 4 का गुरज है, जो कि 4 का गुरज है। यहाँ गुरज है आपको लिख लेना है, ठीक है, गुरज है। अब इसलिए हम क्या लिखेंगे, b कामा ए बिलोंग r। मॉड में b माइनस ए बाहर निकलेगा तो a माइनस बी बनेगा। अभी मैंने आपको बराबर करके दिखाया था, a माइनस बी बनेगा जो कि 4 का गुरज है, जो कि 4 का गुरज है, ठीक है। तो a कामा बी भी r में है और b कामा ए भी हमारा r में है। r हमारा क्या होगा, संबंध r क्या होगा, संबंध यहाँ तथा लिख लीजिए और यहाँ लगा दीजिए, इसलिए संबंध r सममित है।
अब संक्रामक को देख लीजिए। संक्रामक में क्या होता है, ABC हमारे 3 अवयव होना चाहिए, या हम नंबर से ही देख सकते हैं, है ना, कोई नंबर से भी यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन नंबर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, देखते रह जाएंगे, और सब कुछ चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, हम नंबर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नंबर से कर लीजिए, या आप मान लीजिए ABC के टर्म में करना चाहते हैं तो यहाँ ABC में कर लीजिए। माना A, B, C बिलोंग Z, यहाँ बिलोंग Z की जगह A ही लिख दीजिए। हम मान लेते हैं कि ABC हमारे समुच्चय A के अंदर हैं। ठीक है, तो छोड़िए, आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे सही, है ना, क्योंकि आप लोग लगेंगे सोचने ABC तो उसमें है नहीं। यहाँ पे देखिए समुच्चय A के अंदर जो अवयव हमने लाया है इस पर हम ले लेते हैं। ये बताइए 1,5 बिलोंग R, ऐसा हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो संबंध R बना है ना, A की जगह मैंने 1 लिखा है और B की जगह क्या लिखा है, 5 को लिखा है। क्यों इस तरह से हम लिखा है, क्योंकि इनका माड जो होगा ना वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर निकाल लीजिए ना इनका माड, 1 - 5, 1 माइनस, यहाँ माड में लिखिए, माड में 1 - 5, 1 - 5 इक्वल क्या आएगा 4, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। ठीक है, इन दोनों का माड ऑलरेडी 4 का गुणज बन जा रहा है। तथा अब ये 5 पे ख़त्म हुआ है, तो 5 के साथ में ऐसा संख्या लीजिए जो कि 4 का गुणज हो। तो हम यहाँ 5 के साथ में 9 को ले लेते हैं, 5, 9 बिलोंग R। अब ये माड में क्या हो जाएगा, 5 - 9 इक्वल 4, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। हमें ऐसा संख्या यहाँ लेना है जो कि 4 के गुणज बन सके। ये नहीं कि हम 1,2 ले लें, ऐसा नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि 1,2 ले लेंगे तो 1 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 1 तो 4 का गुणज नहीं है ना। तो आप ऐसे संख्या को लीजिए जो 4 के गुणज बन सके, इस तरह से 2 संख्या लीजिए। अब इन दोनों के बेस पर तीसरा जो संख्या बनेगी ना वो 4 का गुणज होना चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा। इसलिए अब जो तीसरा संबंध हमारा बनेगा, यहाँ 5 - 5 मिल रहा तो इसको छोड़ेंगे, 1,9 बनेगा। इसलिए 1,9 बिलोंग R। अब इनका माड देखिए, क्या 4 का गुणज हो रहा है, इनका माड निकालेंगे, 1 - 9 बराबर में क्या आएगा 8। अगर ये 8 4 का गुणज है तो यहाँ बिलोंग का चिन्ह लगेगा, अगर ये 4 का गुणज नहीं है तो यहाँ बिलोंग का चिन्ह नहीं लगेगा, नॉट बिलोंग लगेगा। तो भाई 8 तो 4 का गुणज है, क्योंकि ये 4 के टेबल से कटता है, जो कि 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का क्या है, गुणज है। अब 1,5 R में था, 5,9 R में था, इसलिए 1,9 भी R में ऑलरेडी हो जा रहा है। इस नियम का फॉलो ऑलरेडी ये करते हुए सब हो रहे हैं। R हमारा क्या है, संबंध R क्या है, संक्रामक है ना। अतः संबंध R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए जरा सा, जो एक से संबंधित अवयव बोला था ज्ञात करने के लिए, तो हमने एक से संबंधित अवयव को निकाला, एक से संबंधित मैंने अवयव को लिया। यहाँ पर एक से संबंधित अवयव मैं निकाल के फिर से दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। एक से संबंधित जो अवयव बोला है ना बताने के लिए, उसको मैं बताता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन तब बताएंगे। अन्यथा पहले संक्रामक को, अभी मैंने तो अवयव लेके बता दिया था,
अगर ए बी सी जैसे ये चल रहा था ए बी सी पर, अगर ए बी सी पर ही समझना है तो उस पर भी देख लीजिए। माना ए कामा बी, यहाँ लिख लीजिए, माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग आर, सॉरी बिलोंग ए रहेगा ना, समुच्चय ए के अवयव हैं, ए है। तो यहाँ बताइए ए कामा बी बिलोंग आर होगा कब? जब ए माइनस बी 4 का गुरज है, 4 का क्या है? गुरज है। ये तो ऑलरेडी बुक में दिया है। बी कामा सी बिलोंग आर, ये दोनों आप ऑलरेडी आंख मूंद के लिखेंगे। बी माइनस सी 4 का गुरज है, बी माइनस सी क्या है? 4 का गुरज। अब इनसे हम बनाएंगे, अब इनसे हम बनाएंगे ए कामा सी बिलोंग आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए कामा सी बिलोंग आर कब होगा? जब ए माइनस सी मेरा 4 का गुरज हो, ए माइनस सी 4 का क्या हो? गुरज। अगर ये 4 का गुरज है ना, तो उस कंडीशन में हमारा ए कामा सी बिलोंग आर लिखाएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि ये 4 का गुरज है कि नहीं है? ए बी का अंतर हमने 4 का गुरज पाया, बी सी का अंतर भी मैंने 4 का गुरज पाया, तो ए और सी का अंतर भी 4 का गुरज होगा। आप चाहे कोई भी संख्या मान के देख लीजिए। अभी हमने माना था ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 9 लिया था। तो ए और बी का जो डिफरेंट है ना, ए और बी का जो डिफरेंट है, ए और बी का जो माड है वो 1 - 5 बना, बराबर में 4 आया। बी और सी का जो माड था 5 - 9, ये भी 4 आया। ए और सी का जो डिफरेंट है 1 - 9 8 आएगा। ए का मान 1, बी का मान 5, सी का मान मैंने 9 लिया, क्योंकि इसको समझाने के लिए यहाँ पे जब मान रख करके आप चेक करेंगे तो ये 4 के गुरज ऑलरेडी होंगे, 8 भी आपका 4 का गुरज है। तो आर आपका क्या है? संक्रामक है। और आर आपका जब संक्रामक है तो ये स्वतुल्य है। तो हमने संक्रामक को 2 विधियों से बता दिया, एक अवयव मानकर, अवयव के द्वारा भी बता दिया, और ए बी सी मान करके भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलिए एक से संबंधित अवयवों को देख लीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव बताना है ना पहला सवाल में। तो यहाँ देखिए, एक मॉड में लिखेंगे 1 - 5 बराबर क्या आएगा? 4। 1 - 9 बराबर में क्या आएगा? 1 - 1 भी तो आएगा ना। 1 - 1 बराबर क्या आएगा? 0। 1 में से 1 घटा दें तो 0, 1 में से 5 घटा दें 4, 1 में से 9 घटा दें 8, और 1 में से आप 12 तक खाइए। 12, 9 के बाद कोई अवयव आप घटा सकते हैं जो कि 4 के गुरज आवे, नहीं घटा सकते हैं। 10 घटाएंगे तो 9 आएगा, 11 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 12 घटाएंगे तो 11 आएगा, जो कि 4 के गुरज नहीं है। ये सब 4 के गुरज हैं, जो कि 4 के गुरज हैं। यही बात आपको हर एक जगह यहाँ लिख लेना है, जो कि 4 के गुरज हैं। तो एक से संबंधित अवयव यहाँ लिख दीजिए। अतः एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव कौन कौन मिला? 0, 4, 8 है। मिला कि नहीं मिला? रिपोर्ट यही ना मिल रहा है, 0, 4, 8 जो कि इसके गुरज हैं। एक से संबंधित अवयव आपके 1, 5, 9, सॉरी मिस्टेक, 1, 5, 9 होगा। एक से संबंधित अवयव क्या होगा? 1, 5, 9, क्योंकि एक के साथ यही संबंध हमारे बना रहा है। एक के साथ 1 बना रहा है, एक के साथ 5 भी बना रहा है, एक के साथ 9 भी बना रहा है, जो कि 4 के गुरज ऑलरेडी हो रहे हैं। तो एक से संबंधित अवयव आपका 1, 5, 9 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा एक से संबंधित अवयव का। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिए। पहला तो हमने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, नीचे वाला, इसको हटा देते हैं। इसको भी हमें क्या करना बताइए? स्वतुल्य तुल्यता संबंध दिखाना है। इसमें सब कुछ वही है, कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर हम पहले स्वतुल्य लिखेंगे, देखेंगे स्वतुल्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा था ना कि ए कामा ए आपको लिखना है, चूँकि ए कामा ए बिलोंग आर। भाई मैंने बी की जगह ए को ही डालूंगा, क्योंकि ए का स्वयं ए के साथ ही संबंध होना चाहिए। ए कामा ए बिलोंग आर। अब देखिए
क्या मैं बी के जगह ए को डाल सकता हूँ? ये आपको सोचना है कि इस बी के जगह में ए को लिख सकता हूँ। तो बी और ए ऑलरेडी बराबर हैं तो डाल ही सकते हैं ना। बी और ए क्या है? बराबर हैं, तो बी की जगह ए जा ही सकता है। इसलिए इस बी की जगह हमने ए को डाल दिया। चूँकि ए कामा ए बिलोंग आर, क्योंकि ए बराबर क्या है? ए है। ए बराबर क्या है? ए है ना। ए बराबर क्या है? बी की जगह ऑलरेडी ए आ जाएगा, क्योंकि इस बी की जगह ए अपना स्थान आया है। तो इस बी की जगह भी कौन आ जाएगा? ए। ए बराबर ए है, इसलिए आर समतुल्य है। आर क्या है? समतुल्य है। सममित में आ जाइए। सममित में देखिए, चूंकि ए कामा बी बिलोंग आर, ए कामा बी बिलोंग आर कब हो रहा है? जब ए और बी क्या है? बराबर है। क्या इसको बी और ए बराबर लिख सकते हैं? इसलिए बी कामा ए बिलोंग आर कब होगा? जब बी और ए हमारे बराबर हों। बी और ए हमारे बराबर हों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए कामा बी बिलोंग आर, सममित में यदि ए बी आर में है ना, ए बी मेरा आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो ए बी हमारा आर में है तो बी ए भी आर में है कि नहीं है? है या नहीं है? तो इसका जवाब हम आगे से पाएंगे ना, ये हमारा संबंध देख के बताना है। अब बताइए, ए और बी बराबर हैं तो ए बी हमारा आर में है। इस ए और बी को बराबर कहा गया है, तो क्या बी और ए को बराबर आप नहीं बोलेंगे कि बी बराबर ए है? ए बराबर बी है तो बी बराबर भी तो ए है ना। तो यहाँ बी बराबर ए है तो यानी बी ए भी आर में होगा। ठीक है, समझ में आया? ये बताओ, राम और श्याम दोनों 5 फीट के हैं। ये भी 5 फीट का है और ये भी 5 फीट का है। ठीक है, तो मैंने लिखा राम कामा श्याम आर में है, तो श्याम और राम आर में नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो 5 फीट के हैं ना। तो उस समय वो भी ऑलरेडी क्या होंगे? उसमें होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ, ए और बी यदि आर में है तो बी और ए भी आर में होगा, क्योंकि ए बराबर बी है तो इसको बी बराबर ए लिखा जा सकता है। आर हमारा बताइए सममित हो रहा है। आर क्या है? सममित है। अब इसके बाद संक्रामक को देख लीजिए। अगर ये संक्रामक है तो तुल्यता हो जाएगा। संक्रामक, ध्यान से देखिएगा, संक्रामक में संक्रामक, ये संक्रामक के लिए अब हम जांच करेंगे ना, तो यहाँ मानना पड़ेगा ना। माना ए बी सी बिलोंग कहाँ से है? ए से करता है। ठीक है, बिलोंग थोड़ा आप लोग अच्छा बनाइएगा। अब देखिए, ए कामा बी बिलोंग आर, ये कब होगा? जब ए बराबर बी है। ए बराबर क्या है? बी। बी कामा सी, बी कामा सी बिलोंग आर, ये कब होगा? जब बी बराबर सी है। ये दोनों तो आपको लिखना होगा संक्रामक में ऑलरेडी, ये दोनों स्टेप ऑलरेडी लिखना होता अपने पास से। चूंकि ए कामा बी बिलोंग आर, ए बराबर बी है, बी कामा सी बिलोंग आर, ये दोनों के दोनों आर में है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ए बी आर में है तो ए बी बराबर है, बी सी आर में है तो बी और सी बराबर है। अब इनसे हमारा जो संबंध बनेगा वो ए कामा सी बिलोंग आर, क्या मैं यहाँ बिलोंग लगाऊं या नॉट बिलोंग लगाऊं? तो इसका रिपोर्ट आगे इन दोनों को देख के बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए और सी बराबर होना चाहिए, तभी तो बिलोंग हो पाएगा। तो यहाँ देख के बताओ, ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है, तो ए के बराबर सी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ए बराबर क्या हो जाएगा? सी। भाई बी ए के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ए कामा सी बिलोंग आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ए कामा सी बिलोंग आर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर क्या है? सी होगा, ऐसा होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा ए और सी मेरा बराबर नहीं होता तो ऐसा हम नहीं लिख सकते थे। ठीक है, आर हमारा क्या है? संक्रामक है। आर संक्रामक है, अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अगली कंडीशन देखिए, हमको एक के साथ अवयव लिखना, एक से संबंधित अवयव। तो बताओ एक के बराबर में कौन सा अवयव होगा? एक के बराबर में, एक से लेके 0 से लेके 12 तक के जो अवयव थे, एक के बराबर में हमारा एक है तो होगा। हमें बराबर वाला संबंध, देखो संबंध में क्या होना चाहिए? बराबर। तो एक के बराबर में कौन हो रहा है? खाली एक हो रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि एक बराबर एक है इसलिए
एक से संबंधित अवयव एक होगा, एक होगा। ठीक है, केवल एक होगा ऐसे लिख दीजिएगा। एक के बराबर में जीरो को लिख सकते हैं, जो हमारा 0 से 12 तक का नंबर था। एक के बराबर में 0 लिख सकते हैं, एक के बराबर में 2 लिख सकते हैं। क्या ये दोनों बराबर तुम आप लोग को नजर आ रहा है? नहीं ले आ रहा है ना, तो इनको हम बराबर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि संबंध में बोला था ना बराबर करने के लिए। ये तो बराबर है ये नहीं, तो इसलिए हमारे एक से संबंधित अवयव ये नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या आर में, ऐसे आर बना लीजिए, आर में ये आर बराबर इतना द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य समित अथवा संक्रामक है। हमको जांच करना है। ये जो आर है ना, ये हमारा समुच्चय है। आर क्या है? समुच्चय है। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर है ये। ठीक है, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो हमारा संबंध आर बनाया है, रिलेशन ये है, रिलेशन वाला आर ये है, और ये तो समुच्चय वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संबंध बना है किस तरह से बना है? ए कामा बी किस तरह से होना चाहिए? ए छोटा है या बराबर है बी क्यू से। अब हमको जांच करना है कि ये स्वतुल्य समित संक्रामक है कि नहीं है, इस कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, इस संबंध को देखते हुए हमको ऑलरेडी इसको जांच करना है। चलो देखो, स्वतुल्य की जांच हम कर रहे हैं। यहाँ मान लो, माना a बराबर 1, हम जो भी नंबर लेंगे वो कैसा नंबर लेंगे? बताओ कैसा नंबर लेंगे? वास्तविक संख्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे। तो रियल नंबर या कोई भी प्रकार का नंबर ले लो, बटे में ले लो, पूर्णांक ले लो, कोई भी ले लो, सब रियल नंबर होता है। तो मैंने a बराबर 1 लिखा, b बराबर 2 लेने पर। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 2 लेने पर। अब देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं a कामा a बिलोंग r? ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा कब लिखा पाएगा? क्योंकि ऐसा लिखा पाएगा नहीं, अभी मैं अभी कंफर्म नहीं कि लिखा पाएगा नहीं लिखा पाएगा, अभी आपको देखना है। क्योंकि 1 छोटा है या बराबर है 2 के क्यूब से। यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्वतुल्य में सदैव हम छोटा की चिन्ह नहीं देखते हैं, बराबर वाले चिन्ह को देखते हैं। किस वाले चिन्ह को देखते हैं? बराबर वाले। तो बताओ भाई 2 का क्यूब क्या बनेगा? 8 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और 8 1 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता है तो मैं 1 कामा 1 बिलोंग r लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। a कामा a बिलोंग r नहीं लिख सकता हूँ। समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने b के स्थान पर a को रखा। b के स्थान पर किसको रखा? a को। तो b का वैल्यू तो मैंने 2 माना है, तो इस b की जगह मैंने 2 को रख करके चेक किया। ये संबंध अगर जो फॉलो करते तो मैं b की जगह a को रख सकता हूँ, है ना। b के जगह 2 लिया गया तो मैंने b की जगह 2 रखा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है। तो 8 और 1 क्या बराबर है? नहीं है ना बराबर। तो जब ये नहीं बराबर है तो ऑलरेडी हमारा a नहीं लिखा जा सकता है। b की जगह मैं a को नहीं लिख सकता हूँ, b का स्थान a कभी नहीं ले सकता है, अर्थात a और a r में रिलेशन नहीं बना रहे हैं। r हमारा स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक दूसरे भी तरह से इसको देखिए। अभी मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ स्वतुल्य चेक करने के लिए।
आप यहाँ लिखिए 1/2 कामा 1/2 बिलांग आर। आप रियल नंबर अपने लगे से ले लीजिए 1/2, हमने 1/2 फिर ले लिया। अब बताओ भाई 1/2 छोटा है या बराबर है 1/2 के क्यूब से? ऐसा लिखा जाएगा ना, क्योंकि b का मान भी मैंने 1/2 ही रखा है, जो a का मान है वही b का होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ a के जगह मैंने 1/2 और b की जगह 1/2 लिखा, उस पर खाते 3 लिखा। 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8 होता है। तो बताओ 1/2 और 1/8 बराबर है? नहीं है। तो जब नहीं वो बराबर है तो ये भी हमारे नहीं होंगे, इसलिए हमारा आर समतुल्य नहीं है। जिस तरह से ये समझा है वैसे ये भी हमारा हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पर भी अब आप ऐसे ही चेक करके दिखा दीजिए, चूँकि 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग आर, क्योंकि 1/2 छोटा है या बराबर है 1/2 के क्यूब से, बराबर 1/8 है या मेरा बराबर नहीं है, इसलिए मेरा बराबर नहीं है, इसलिए आर हमारा समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो आर हमारा समतुल्य नहीं है। अब हम चलते हैं सममित के लिए। ठीक है, सममित अब यहाँ जांच कर लीजिए, समतुल्य तो ये नहीं है, हटाइए। अब सममित की जांच करिए। सममित सममित में हमारा क्या होता है? a कामा b बिलोंग करता है r से। कब ऐसा r से बिलोंग कर रहा है? जब a मेरा छोटा है या बराबर है b क्यू से। सममित में हम बराबर के चिन्ह को नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा का चिन्ह को देखते हैं। यानी a मेरा क्या है? b से छोटा है, b क्यू से छोटा है। ठीक है, अब मैं क्या इसको b कामा a बिलोंग r लिख सकता हूँ? ऐसा यदि लिख सकता हूँ कब? जब b मेरा छोटा हो या बराबर हो a क्यू से। ऐसा कंडीशन होगा तो ये लिखा सकता है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं लिखा सकता है। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने ले लिया b का मान, क्या ले लिया? a का मान मान लीजिए हमने ले लिया बताते हैं, अभी आपको समझाने के लिए एक अंक लेना पड़ेगा। a बराबर हम ले लेते हैं 1/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5। और b बराबर हम ले लेते हैं 1/3/2 ले लो, 3/2। तो इसका क्यूब हमको करना है ना, तो ये हो जाएगा 27/8, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। 24 3 27 होता है ना, फिर 8 त्रिके 24, 3.3 आ रहा है। और a का वैल्यू आप ले लो 3 यार, a का वैल्यू क्या ले लो? 3, सिंपल सा। अब देखो, यदि a का वैल्यू हमने 3 लिया तो यहाँ 3 आएगा। अब b का वैल्यू मैंने 3/2 लिया, b का वैल्यू मैंने क्या लिया? 3/2। ठीक है, यहाँ पर मेरा 1/2 ही रहने दीजिए, 1/2 ही रहने दीजिए, तो इसका वैल्यू आ गया 0.5। चलिए ठीक है। अब देखिए जरा सा, a का मान 1/2 है तो इसका वैल्यू हमने 0.5 लिखा, और b का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ b का क्यूब हो रहा है तो इसका हमने क्यूब किया है ना, b का क्यूब हो रहा है तो इसका मैंने क्यूब किया, तो 27/8 जिसका वैल्यू 3.3 आ रहा है। यानी a और b के मान को देखा जाए तो क्या a का मान b क्यू से छोटा होना चाहिए? a का मान b क्यू से क्या होना चाहिए? छोटा। तो यहाँ a का मान b क्यू से छोटा, b क्यू का मान ये है, a का मान ये है, तो इससे ये छोटा दिख रहा है ना, देखिए ये छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि ये 3.3 है और ये 0.5 है, मतलब ये 3 से ज़्यादा है और ये 1 से कम है, तो ये तो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है। अब इसी बेस पर ये भी मेरा फॉलो होना चाहिए। तो बताइए b का मान मेरा क्या है? 3/2 है। b का मान क्या है? 3/2। b की जगह मैंने 3/2 लिखा, छोटा है या बराबर है a का मान 1/2 है, और इस a पे क्यूब लगा है, यानी इस पर हम क्यूब लगाते हैं, तो 3/2 मेरा 1.5 बनेगा। 1/2 का क्यूब 1/8 होगा,
8 से हम भाग करेंगे 0.8 1 कम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 0.125 आएगा। तो ये बताओ 1.5 बड़ा है कि 0.125 बड़ा है? 1.5 बड़ा है ना, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिखा रहा है कि इधर वाला छोटा हो रहा है। यहाँ पर ये कंडीशन ही नहीं कह रहा है इधर का छोटा इधर का बड़ा है, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? बड़ा तो ये हो रहा है, छोटा ये हो जा रहा है। तो ऐसा मेरा नहीं हो सकता है। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग आर लिखेंगे। आर हमारा सममित नहीं है, आर हमारा सममित नहीं है, ठीक है, आर सममित नहीं है। अब संक्रामक की जांच कर लीजिए। चलिए संक्रामक की जांच कर लीजिए। स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। संक्रामक देखिए होता है कि नहीं होता है। संक्रामक माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग आर है। ए बी सी हमारा इसी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वहीं से लिए गए हैं। एक बात जरा सा समझ जाइए, यदि इस तरह के चिन्ह आवे, ए छोटा या बराबर है बी के, ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के, ए छोटा या बराबर है बी क्यू के, ए छोटा या बराबर है बी पावर 4 के, ऐसे मेरे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, इस संबंध में होगा, इस कंडीशन में। लेकिन जब भी इनसे एक से बड़ी घात 2 आना शुरू हो गए, 3 4 ऐसा आना शुरू हो जाए, तो आप हमेशा जान जाइए कि इतना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना संक्रामक होगा। न स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना संक्रामक होगा। न स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना संक्रामक होगा। जब भी इनके पावर एक से ज़्यादा होना शुरू हो गया तो ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट आप लिख दीजिए, चूँकि ए कामा बी बिलोंग आर, ए छोटा है या बराबर है बी क्यू से, तथा बी कामा सी बिलोंग आर, बी छोटा या बराबर है सी क्यू से, यही इसका कंडीशन होती है। इसलिए यहाँ पर ए कामा सी बिलोंग आर होगा कब? जब ए छोटा होगा या बराबर होगा सी क्यू से, सी क्यूब से। लेकिन ये कंडीशन यहाँ नहीं फॉलो होगा, इसलिए ये कंडीशन यहाँ भी नहीं फॉलो हो पाएगा। ठीक है, आप अंक को मान करके चेक कर लीजिएगा, जैसे हमने अभी सममित में मान करके दिखाया था, वैसे आप भी यहाँ पर अंक मान करके चेक कर सकते हैं। ये दोनों नियम को आप फॉलो कराइएगा, तीसरा नियम आपका फॉलो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो ए कामा सी हमारा आर में नहीं होगा। आर हमारा क्या है? संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। यहाँ लिख दीजिएगा, अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। इसकी जांच हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध आप लोगों ने देखा। और भी क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि समुच्चय एक है, इस समुच्चय को आप ए मान लीजिए, इसके पास है 1 2 3 4, और इनसे जो संबंध आर बना है वह है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। इस तरह से आपका एक संबंध बना है। अब हमको देखना है कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक हैं कि नहीं है ना। तो हम स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। पहले स्वतुल्य के लिए चेक कर लीजिए। ये एक अपने एक के साथ संबंध बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक एक के साथ संबंध बनाया या इसमें, यहाँ देखिए बना रहा है। क्या ये 2 2 के साथ संबंध बना रहा है? 2 2 के साथ यहाँ देखिए संबंध बना रहा है। 3 3 के साथ संबंध बना रहा है, देखिए यहाँ पे बना रहा है। 4 4 के साथ संबंध बना रहा है, देखिए यहाँ पे बना रहा है। तो आर हमारा क्या है? स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है ना। मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से एक बताना है। तो हमने देख लिया कि ये स्वतुल्य है। अब हम सममित चेक कर लेते हैं कि ये सममित है। सममित के लिए देख लेते हैं।
1 2 है, अवयव को देखते चलिएगा, 1 2 है ना। तो इसका उल्टा 2 1 हमको चाहिए। क्या 2 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 होगा, हाँ होगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले कूद के बीच में नहीं जाएंगे, शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो जब 1, 2 आर में है तो 2, 1 आर में होना चाहिए, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो आर हमारा सममित नहीं है। जब शुरुए में का अवयव हमारा नहीं मिल रहा है, शुरुए का अवयव नहीं मिला, तो इन लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में मेरी आई कि नहीं आई? मैं क्या कहना चाहा, 1, 2 आर के अंदर था, यहीं से अवयव मेरा 1, 2 से शुरू हो रही है। हम बीच के अवयव यहाँ से नहीं उठा करके चेक करेंगे कि 1, 3 आर में है तो 3, 1 को देखा जाए, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। 1, 2 हमारा आर में है तो 2, 1 आर के अंदर होना चाहिए, यदि है तो सम्मित है, नहीं है तो नहीं है। तो हमने 1, 2 आर के अंदर पाया, लेकिन 2, 1 आर के अंदर नहीं पाया, इसलिए आर हमारा सम्मित नहीं है। अब संक्रामक को चेक कर लीजिए, संक्रामक के लिए चलिए 1, 2 देखिए आर में है। अब 2, कोई संख्या और यहाँ पर होना चाहिए जो आर में हो, है ना। 1, 2 आर में है तो 2, जिस पर ये खत्म होता है उसी से शुरुआत होना चाहिए। तो कोई संख्या अब 2, जो 2 से शुरू हो रहा है ले लीजिए। चलिए 2, यहाँ देखिए 2 से शुरू होने वाला अंक यही है, 2, बिलोंग आर। अब इनसे बताइए कौन सा अंक हमारा बनेगा? ये 2 को छोड़ देंगे, फिर यही हमारा बनेगा। इनको हम छोड़ देते हैं, जो शुरू और लास्ट वाले को, ये वाला और ये वाला छूट जाता है, ये दोनों को लिखा जाता है। 1, 2 बिलोंग आर, ऐसा होना चाहिए। 1, 2 बिलोंग आर में है। अब ये न सोचिए कि अवयव तो यहाँ यूज हो गया तो फिर इस अवयव को क्यों, अवयव हम कई बार यूज कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। ये फंक्शन हमारा आर में था, 2 भी आर में था, तो हम 1 और 2 को फिर खोजेंगे, आर में है, मिल रहा है आर में, तो आर हमारा संक्रामक है। आर क्या है? संक्रामक है। और जब आर हमारा संक्रामक है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे संबंध आर। क्या लिखेंगे? संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। विकल्प जो भी ऐसा मिलेगा उसको आप लिख लीजिएगा। संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लीजिए एक और। पांचवा क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए समुच्चय n में, जो समुच्चय है ना वो है क्या? n। n का मतलब समझते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर सब के सब प्राकृतिक संख्या हैं। और r बराबर जो संबंध दिया है वो दिया है a, b, संबंध बना रहा है a बराबर b-2। b क्या है? बड़ा है 6 से। और यहाँ पर हमारे 4 गो विकल्प दिए हैं, इनमें से हमें खोजना है कौन सही है। 2, 4 बिलोंग आर। जो बी वाला है वो देता है 3, 8 बिलोंग आर। जो सी वाला है 6, 8 बिलोंग आर। और जो डी वाला है वो 8, 7 बिलोंग आर दे रहा है। अब देखो जी, यहाँ ए और बी का मान हमको इनको देखते हुए, इन संबंधों को देखते हुए रखना है इनके मान, और पे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ही रखना है। तो बी का मान हम कैसा रख सकते हैं? बी का मान हम 6 से बड़ा रख सकते हैं। तो 6 से बड़ा हम क्या ले सकते हैं बताइए? 6 से बड़ा क्या होता है? 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। इसे हमारे बहुत से संख्या होते हैं जो 6 से बड़े होते हैं। तो पीछे वाला बी का मान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ना यार, इनमें से कोई संख्या मिल रहा है तो ये तो है ये नहीं है, क्योंकि हमें 7, 8, 9, 10 कोई दिख रहा है, यहाँ तो 4 दिख रहा है, उनसे छोटा दिख रहा है, तो ये तो आपका विकल्प होगा नहीं करेगा। यहाँ पर दिख रहा है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो 8 दिख रहा है ना, तो चेक कर लेते हैं क्या मेरा सत्य होगा। अब देखो बी का मान मैंने 8 ले लिया, 6 से बड़ा क्या ले लिया? 8। तो ए का मान 3 आना चाहिए ना। यहाँ 8 रख के देखो, बी का मान आप ही ना 8 ले रहे हो, तो यहाँ 8 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। और यहाँ 6 नहीं है, यानी ये भी मेरा सही नहीं है, ठीक है। बी का मान मैंने 8 लिया तो ए का मान 6 आ रहा था, यानी कि सी वाला मेरा सही है।
अगर हम 7 लेते हैं, b का मान क्या लेते हैं 7, 6 से बड़ा चाहिए ना, हम 7 लेते हैं, यहाँ 7 रख के घटाओगे तो a का मान क्या आएगा 5, यहाँ देखो 5 नहीं आ रहा, ये भी नहीं सही है। तो कौन सा सही है, सी वाला सही है। जब b का मान मैं 8 यहाँ रखूँगा तो 8 में से 2 घटेगा, a का मान 6 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 8। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन और आप लोग पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोग के 5 से 6 नंबर की तैयारी हो जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे लगाने के लिए। ठीक है, तो टोटल 7 ही क्वेश्चन पढ़ना है, हम लोग 5 को पढ़ लिए हैं। छठा क्वेश्चन को देखिए। छठा क्वेश्चन आपका कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक किसको बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक x द्वारा प्रदत्त। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ब्रैकेट में x द्वारा महत्तम पूर्णांक फलन f संबंधी r। फलन क्या दिया है, f संबंधी r 2r, न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। हमें सिद्ध करना है कि ये न तो एकाएकी है न आच्छादक है। ठीक है, न तो एकाएकी है और न आच्छादक, और न ही आच्छादक। ये हमको सिद्ध करना है कि न तो एकाएकी है और न आच्छादक। ठीक है, और क्या बताया है इस क्वेश्चन में, जो महत्तम पूर्णांक x है ना, x से कम या उसके बराबर, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। x से कम या उसके बराबर पूर्णांकों को निरूपित करेगा। अब जरा सा समझिए इसके बारे में। पहले यदि महत्तम पूर्णांक मैंने यहाँ पर x रख लिया और x का मान मैंने 0.2 लिया, तो ये अपना वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, इससे कम देगा। हमने 2 रख दिया, केवल 2 देगा। हमने 2.1 रख दिया, 2 देगा। हमने 2.3 रख दिया, 2 देगा। हमने 2.9 रख दिया, 2 देगा। हमेशा ये कौन से मान को देगा, अपने के बराबर दे सकता है या अपने से कम मान को देगा। दशमलव के बाएं साइड वाला जो अंक आपका दिखाई दे रहा है ना, हमेशा उसी मान को ये देगा। दशमलव के दाहिने साइड वाले अंक को ये छोड़ता जाएगा। बात समझ में आ गया ना। यहाँ पर मैंने 1.2 लिखा, 1 देगा। 1.5 लिखा, 1 देगा। इसका वैल्यू ये होता है। जब ये बाहर निकलेगा ना ब्रैकेट से, तो इसका मान यही निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, एकाएकी के लिए क्या होती है, एकाएकी के लिए हम मान लेते हैं, अगर जो 2 फलन है हमारे f(x1) और दूसरा है f(x2), ये आपस में बराबर है, तो उस कंडीशन में इनके जो अवयव x1 x2 है ना, ये भी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो हमारा फलन एकाएकी होता है, और नहीं मिलता है तो एकाएकी नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा जो फलन r से r में है, इसका प्रांत भी r है और परिसर भी r है, यानी प्रांत भी वास्तविक संख्या है और परिसर भी इसकी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर हम फिगर की बात करें, इस क्वेश्चन को फिगर से बताने के लिए, तो देखो हम फिगर से कैसे इसको लगाएंगे। ये मेरा r है, ये भी मेरा r है, और इनसे संबंधित एक क्या है, फलन है। ठीक है, हम ऑलरेडी f(x) को y बोलते हैं। f(x) को क्या बोलते हैं, y। y बराबर मॉड में क्या है, x, ऐसा संख्या है। तो ये जो y है ना, इसको बोला जाता है, और ये जो x है ना, इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं फिगर से समझा रहा हूँ, अभी बाकी लगाने के लिए सिखा दूंगा। अब देखो, अगर जो मैं x का जो मान माना, इसको x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, x, और इसको क्या बोलते हैं, y। हमने x का मान ले लिया 2.1, 2 क्या ले लिया, 1। तो जब ये मॉड के अंदर जाएगा ना, y बराबर यही तो है, देखो y बराबर मॉड में x है,
तो यहाँ मॉड के अंदर क्या जाएगा 2.1 और बाहर क्या निकलेगा 2, यानी y का मान क्या निकल रहा है 2। तो ऑलरेडी इसके जैसा यहाँ कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि y और मॉड x केवल बराबर हैं, न कि y के बराबर ये 2 हमारा बराबर है। ठीक है, y के बराबर 2 तो आ जा रहा है, लेकिन y और ये 2.1 ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, यानी इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर जब इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो ये हमारा एकाएकी नहीं होगा। चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे पेपर में, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिगर से छोड़िए, क्योंकि फिगर के द्वारा आप लोग उतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं माना f(x1) बराबर f(x2) है, या आप f(x1) या f(x2) का मान निकालिए। यहाँ देखिए, चूंकि f(x) बराबर क्या है, मॉड में x है ना, इसलिए x बराबर 2.1, 2.4 रखने पर, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं अपने पास से, मैं 2.4 या 2.5 रख लेता हूँ। तो यहाँ f(x) की जगह मैंने 2.1 पहले रखा, ब्रैकेट के अंदर भी मैं 2.1 रखूँगा, ये ब्रैकेट से बाहर तो 2 बन के निकलेगा। अब मैं 2.5 रखा, इस ब्रैकेट में भी हम 2.5 रखेंगे, बाहर ये 2 आएगा। अब देखो यार, ये दोनों फलन तो आपस में बराबर हो रहे हैं, इसका मान भी 2 आ रहा है, इसका मान भी 2 आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे चूँकि f(2.1) बराबर है f(2.5) के। क्यों ये बराबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू 2 आ रही है। ये दोनों हमारे ऑलरेडी क्या हैं, बराबर हैं, परंतु 2.1 और 2.5 बताओ बराबर है, नहीं है, इसलिए फलन f एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अभी मैंने एकाएकी के लिए बोला कि क्या नियम होता है, f(x1) के बराबर f(x2) होता है, f(x1) के बराबर f(x2), यदि ऐसा है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तभी ये एकाएकी होगा। यदि दो फलन हमारे बराबर हैं तो उनके अवयव x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए, तभी ये एकाएकी होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ फलन तो बराबर मिल रहा है, लेकिन इनके अंदर जो अवयव है ना, ये बराबर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये एकाएकी नहीं है। ठीक है, एकाएकी आपको समझ में आ गया, एकाएकी नहीं ऐसे आप लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या सिद्ध करना था कि आच्छादक भी नहीं है। तो यहाँ देखिए, चूँकि f(x) बराबर मॉड में x है, मॉड कर रहे हैं महत्तम पूर्णांक x है, इसको हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, महत्तम पूर्णांक x, है ना। चूँकि 0.2 बिलांग y के लिए, चूँकि 0.2 बिलांग y के लिए, मतलब 0.2 अगर हम y का मान लेते हैं तो क्या इसका भी मान 0.2 होगा, नहीं होगा। के लिए महत्तम पूर्णांक x में हम देखें तो ये 0. क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यदि 0.2 मेरा y में बिलोंग कर रहा है तो x में हमारा 0.2 नहीं आ रहा है, क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। चूँकि वैल्यू हमारा सेम आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है। और जब नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमारा फलन f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि y के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब x के अंदर बनना चाहिए और x के अंदर ऐसा प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। ये अवयव ऑलरेडी यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अतः फलन f न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं 7 नंबर के। ए बराबर आपका देता है 1 2 3, 1 2 3। बी बराबर आपका देता है 4 5 6 7। और एफ बराबर इनसे जो फलन बना है वो देता है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, ए से बी तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है। हमको सिद्ध करना है कि एफ एकाकी है। देखिए काफ़ी इजी है। एकाकी कब होता है? जब प्रांत का प्रतिबिंब परिसर के अवयवों से केवल एक अवयव से बनता हो। मतलब इसके प्रत्येक अवयव इसमें केवल एक अवयव के साथ अपना प्रतिबिंब बनाते हों तो उसको हम क्या कहते हैं? एकाकी कहते हैं। फिगर ले लीजिए ए, यहाँ ले लीजिए बी, इनसे संबंधित एक फलन ले लीजिए। ए का अवयव 1 2 3 है, 1 2 3। बी का अवयव क्या है? 4 5 6 7। 1 किसके साथ संबंध बना रहा है? 1 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। इसमें का हर एक अवयव इसमें के केवल एक ही अवयव से तो अपना अपना प्रतिबिंब बना रहा है। ऐसा नहीं ना कि 1 हमारा 2 अवयवों से अपना प्रतिबिंब बना रहा है, तो 2 ही जो है 2 से बना रहा है, या 3 जो है 2 से बना रहा है, एक से ज़्यादा लोगों से नहीं बना रहा है। तो यदि हमारा प्रत्येक प्रांत परिसर में केवल एक ही प्रतिबिंब को बनाता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? फलन एकाकी होता है। तो इस क्वेश्चन के हल में लिखेंगे, चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव परिसर में केवल एक अवयव के साथ परिसर में, चूंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए फलन एफ एकाकी है। इस सवाल को भाई यहाँ से हल में लिखिएगा, यहाँ से नहीं लिखिएगा, हल में, यहाँ से हल में इस सवाल को उतार लीजिएगा। ए बराबर बी बराबर एफ बराबर, और ये टोटल बातों को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका ये सिद्ध हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था और कुछ इसमें था नहीं। तो इस तरह से पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चैप्टर का वीडियो आपको इसके अगले वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है।